इस वीडियो में हम रूबरू होंगे बिहार के रहने वाले शुभांकर पाठक से, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में देश की सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर करके अपने घर वालों, अपने गुरुजनों और अपने समाज का नाम गौरवान्वित किया। आईआईटी से पास आउट होने के बाद में यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं और अपने पहले ही प्रयास के साथ में 11वीं रैंक हासिल करके देश की सबसे बड़ी परीक्षा को क्लियर करते हैं, जिनके पिताजी खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। मिलते हैं शुभांकर पाठक से। सर, हम डायरेक्ट जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हम रोक रखेंगे। सर, सबसे पहला स्टेज हमारे लिए प्रीलिम्स है। सर, प्रीलिम्स के लिए जैसा कि ज़्यादातर एस्पिरेंट काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो प्रीलिम्स में ही फंस जाते हैं, और ये सबसे बड़ी दिक्कत हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के साथ में होती है। और यूजुअली प्रीलिम्स सबके लिए एक जैसा ही है। सर, प्रीलिम्स के लिए आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स जिसके कारण आपका एग्जाम निकला? देखिए, मेरी तैयारी शुरू मैंने 2020 जून में की थी, और तब जून 2021 में प्रीलिम्स होना था। पोस्टपोन नहीं, तब किसी को पता नहीं था, तो मेरे पास केवल 1 साल का समय था। तो मैंने वही चीज़ की कि मैंने ज़्यादा किताबों की तरफ में भागा नहीं। मैंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखे। जो 4-5 किताबें हर टॉपर से हमने पढ़े हैं कि वो वही पढ़ते थे। जो मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग की थी राउज आईएएस में, जो मेरे क्लास नोट्स थे, जो वो बेसिक किताबें हैं, बस उतने तक मैं सीमित रहा। मैंने कभी घर पे लाइब्रेरी बनाने की कोशिश नहीं की। जो मटेरियल मिल रहा है वो ले लो, कि देख लेंगे, पढ़ लेंगे। उससे आपके ऊपर बिना मतलब का प्रेशर भी आता है। और प्रीलिम्स में एक, जैसे ये कहते हैं ना, 100 सवाल हैं। 100 सवाल नहीं होते, उसमें करीब 250 के आसपास स्टेटमेंट होते हैं। वो 250 सवाल हैं। तो आपके, अगर आपने कम चीज़ें पढ़ी होंगी ना, बार बार पढ़ी होंगी, तो अगर कोई एक स्टेटमेंट आपके पढ़े में से आ जाता है, तो आपको 100% पता होता है कि या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। तो एग्ज़ाम में आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि भले आपके पास कितना भी समय हो प्रीलिम्स के लिए, आप कम पढ़ें, जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ें, लेकिन उसको इतने बार रिवाइज़ करें कि आपको पता हो कि कौन से पेज पे क्या लिखी हुई थी, आपने कहाँ पे क्या चीज़ें मार्क की थी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती हैं, एलिमिनेशन में, डिसीजन लेने में। क्योंकि आपका नॉलेज बेस आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। मान लीजिए आपने कोई एक चीज़ खाली एक बार पढ़ी है, अब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको एकदम से लग रहा है हाँ मैंने एक बार पढ़ा है, बट क्योंकि आपने उसको बार बार रिवाइज़ नहीं, आपको याद नहीं है, और क्योंकि एग्ज़ाम में हमको प्रीलिम्स में 20-30 से ज़्यादा सवाल आते नहीं होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ये सुनी हुई चीज़ें मुझे अटैम्प्ट करना चाहिए। आप अटैम्प्ट करने जाएंगे, हो सकता है वो गलत हो जाए, तो बैकफायर कर जाएगी वो चीज़। इसलिए आप कम पढ़ें, बट उसको जितना बार पढ़ें, जितना कंसोलिडेट करें, वो आपकी सही स्ट्रैटेजी होगी। और फिर मॉक्स दीजिए। मॉक्स का ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं वापस बोलना चाहूँगा, कि नंबर देखना नहीं है कि आपके कितने नंबर आए। मैंने प्रीलिम्स के जस्ट पहले एक मॉक दिया था, मेरे 70 कुछ नंबर आए थे। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े या डीपीएसपी पढ़े, तो ये सब्जेक्ट के सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो रहने दीजिए, उतना उस पर हमको फोकस नहीं करना है। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से आपके सवाल अगर गलत हो रहे हैं तो आप वो जाके दोबारा रिवाइज़ करिए। तो मॉक्स का एक तो ये रोल हो गया। फिर यूपीएससी के पीवाईक्यूज़, वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। आपको जो क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं वो देखेंगे आप कि 2-3 साल बाद वो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन ऑप्शंस को आप अच्छे से उस पर भी नोट्स बनाइए। मैंने क्या किया था कि मैंने पेपर प्रिंट किया था, और मैंने वहीं पे, जैसे हिंदी का साइड था, मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करता था, तो मैं हिंदी के साइड पर नोट्स बना लेता था ऑप्शंस के। तो और फिर आप उसको रिवाइज़ करिए। जैसे जो एनिमल्स पहले आ चुके हैं, जो नेशनल पार्क्स पहले आ चुके हैं ऑप्शंस में, उनको आप अच्छे से उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, क्योंकि यूपीएससी बाद में उन पर सवाल बना देता है। तो आप ऐसे अगर थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आपके चांसेस बेटर हो जाएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। आप सर न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ते थे? हाँ। और कौन सा पढ़ते थे? और एक ये सवाल ऐड भी करना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते थे? हाँ, मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, और उसका रीज़न ये था कि फाइनल ईयर में जब मैंने डिसाइड किया था मैं पढ़ूंगा, तब इंडियन एक्सप्रेस का ऑनलाइन पेपर फ्री आता था, तो इसलिए मुझे वो पढ़ने की आदत। ना, अभी भी फ्री है? अच्छा, वो अभी भी फ्री है। अच्छा, हाँ। तो मैं वही पढ़ता था घर पे भी। फिर तो मैं घर पे पढ़ने लगा, डेली पढ़ता था, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। बहुत लोग हिंदू बोलते थे, बट मुझे इंडियन एक्सप्रेस, स्पेशली जो उनका एक्सप्लेन सेक्शन है, वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं वही पढ़ा। मैं कभी हिंदू मैंने आज तक नहीं पढ़ी, और मैं आज भी पेपर पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरी अच्छी आदत एक एग्ज़ाम ने लगा दी है। मैं नोट्स बनाता था पेपर से, बट मैं वही नोट्स बनाता था जो मैं मेंस में रेप्लिकेट कर पाऊँ। जो अगर मुझे कोई चीज़ें अच्छी लगती थी, क्योंकि अच्छा एनेक्डोट है कहीं, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे का पेपर जो था हमारा मेंस के, जैसे 1 हफ्ते पहले एक अरुणाचल प्रदेश के किसी एक मिनिस्टर का एडिटोरियल आया था, तो उनका एक बहुत अच्छा एनेक्डोट था बुद्धा जी के, लॉर्ड बुद्धा के ऊपर। तो वो मैंने फिर अपने ऐसे में रेप्लिकेट किया था, क्योंकि मैंने जस्ट 1 हफ्ते पहले पढ़ा भी था, बहुत अच्छा एनेक्डोट था। तो मैं ऐसे चीज़ें उठाता था। जैसे जो कंटेंशियस इशूज़ हैं, जैसे मैरिजेबल एज पे विमेन जो बढ़ाने की बात हुई थी, उस पर काफ़ी डिबेट चल रहा था, तो कुछ जो अच्छी चीज़ें मुझे लगती थी मैं वहाँ से उठा लेता था। ट्रांसजेंडर पे बहुत इशूज़ चल रहे थे, मैं वहाँ से, तो बहुत स्पेसिफाइड चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा न्यूज़पेपर उतार दिया है। बट आप नोट्स तभी बनाएं अगर आप रिवाइज़ कर पाएँ।
जैसे मैंने बताया कि मैं एक ही मैगज़ीन पढ़ता था और मैं एक पेपर पढ़ता था, तो मैं नोट्स बनाता था, तो वो इसलिए बनाता था क्योंकि मैं रिवाइज़ कर पाता था। अगर आप इस एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगे आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, आप मत छूइए उसको। जैसे शंकर आयस के एनवायरनमेंट की किताब है 400 पेज की, मुझे पता था मैं पढ़ भी पाया तो एक बार पढ़ पाऊँगा, रिवाइज़ कभी नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने वो किताब खोली ही नहीं कभी, ना आज तक देखी है। तो वही है, न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर में भी नोट्स आप तभी बनाएं अगर आपको लगता है कि आप जो है रिविज़न कर पाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं कर पाएंगे तो आप मंथली एडिशंस भी उसमें वो वहीं से चीज़ें लिखते हैं, वो सफिशिएंट होती हैं, बट मैं अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए बनाता था। ओके सर, जैसे कि आपने नोट्स की बात की, हम इसी सवाल को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। जो आपके जीएस के नोट्स थे उनके लिए आप सिर्फ कोचिंग के नोट्स को रेफर करते थे या फिर बुक से अलग से नोट्स बनाते थे? हाँ, तो वो मिक्स रहता था। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे जीएस के नोट्स मिले थे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में वो अपने नोट से ही पढ़ा मैंने, ज़्यादा कहीं बाहर से नहीं पढ़ा। बट जैसे सोसाइटी है, तो सोसाइटी का हर एक जो लाइन है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन इशूज़, ये जितनी चीज़ें हैं इस पर फिर मैंने अपने कुछ को 1.5 पेज के नोट्स बनाए, जिसमें मैं क्लास नोट्स को कंडेंस करता चला गया और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें लिखता चला गया। तो मैं ऐसे 1 से 1.5 पेज का हर एक टॉपिक के मैंने नोट्स बनाए थे, और वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। जैसे गवर्नेंस है, उसमें भी आपको बनानी पड़ती है एजुकेशन, हेल्थ, विमेन, चिल्ड्रेन, सीनियर सिटीजन, इन सब चीज़ों पे। तो गवर्नेंस पे भी मैंने बनाए। पॉलिटिक्स के फिर मैंने से नहीं बनाए, क्योंकि पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, क्लास नोट भी मुझे इनफ लगते थे। तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता था कि मेरी कितनी इंटरेस्ट है सबसे पहली बात, और कितना मुझे हेल्प करेगा एग्जाम में। क्योंकि ऑलरेडी अगर पॉलिटी के मेरे नोट्स अच्छे बने थे, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स अच्छे बने थे, तो उनको दोबारा बनाने की मुझे ज़रूरत लगी नहीं। जो मेन स्पेसिफिक चीज़ें हैं कुछ जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, इन चीज़ों के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इनके लिए मैंने हर टॉपिक के एक 1.5 पेज के नोट्स बनाए थे अलग से, जो जिसमें क्लास नोट्स का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट इंक्लूडेड रहता था। ओके सर, बाकी दोस्तों मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा कि जो सर के नोट्स है, हम ट्राई करेंगे कि उनकी कुछ पीडीएफ्स को बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स बनाने में किन किन पॉइंट को फॉलो करना है, या फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर, आपकी इन्हीं बातों के साथ में एक सवाल जो कि आपने बताया वोकैब को लेकर, यूजली एस्पिरेंट सवाल करते जो कि इंग्लिश मीडियम से है या फिर हिंदी माध्यम से है, कि वोकैब के अंदर क्या संस्कृत रूल जैसी इंपॉर्टेंट वोकैब वो लिखनी जरूरी है, या फिर नॉर्मल जो कि हम यूजुअली एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वैसे? जी जी, एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे एनसीईआरटी में अंग्रेजी लिखी है, हाँ। बहुत सिंपल इंग्लिश लिखी है, वो अगर उन कुछ टेक्निकल चीज़ भी एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत मतलब ऐसी ही अंग्रेज़ी में लिखते हैं कि किसी को भी पढ़ के समझ आए। तो आप वहाँ एकदम मतलब ऐसा ना लिख दें कि जो है आप, हो सकता है आप सही चीज़ लिख रहे हैं बट सामने वाले को समझ ही ना आए। और फिलोसफिकल ऐसे में ये एक दिक्कत होती है कि जिनका PSIR या फिलोसफी ऐसे बैकग्राउंड होते हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत टेक्निकल चले जाएं और बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो हमारे टॉपिक से आ गया, और वही उसी में खाली वहाँ अपना और मल्टी डायमेंशनल ना बना पाएँ, क्योंकि वो एकदम अपने ऑप्शनल की तरफ घुस जाएंगे। तो ये इससे भी आप बचें अगर आपके पास ऐसा ऑप्शनल है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल हो जाइएगा तो वो आपके लिए लॉस है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे खुश नहीं होने वाला है, आपको ऐसे की नीड समझनी होगी, ऐसे कि आप देखेंगे भी अगर उन्होंने क्या लिखा है, तो वो बस इतना चाहते हैं कि जो आपके थॉट प्रोसेस है वो ठीक से रिफ्लेक्ट हो। ग्रामेटिकली आप ठीक रहें, थोड़ा बहुत उसमें भी ऊपर नीचे होता है, मेरी से भी होती थी गलतियाँ ग्रामेटिकली भी, क्योंकि आप लिखते जाते हैं कंटिन्यूस 1200-1300 वर्ड्स, तो बीच बीच में एक आध वो दिक्कतें आती हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, और जब मैं मॉक में भी लिखता था तो समझ आती थी लोगों को, वो कोई हाई-फाई अंग्रेज़ी नहीं। अगर आप लिखेंगे ऐसी अंग्रेज़ी भी और बहुत शुद्ध हिंदी भी तो शायद बैकफायर ही कर जाए। ऐसी लैंग्वेज लिखिए जो नॉर्मल इंसान को समझ आए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक ये भी बात देखी जाती है कि अगर हम कुछ ऐसा लिख देंगे कि उनको वापस से डिक्शनरी खोलने पड़े तो शायद ये उनके लिए हर्डल बन जाएगा। जैसा कि सर आपने बोला कि 8 से 9 घंटे पढ़ाई के अंदर भी यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है, लेकिन एक कमेंट कुछ ऐसी आई थी कि हम 11 घंटे पढ़ते हैं फिर भी हमारे से कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो 8 घंटे में कैसे यूपीएससी निकाला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो इफेक्टिव पढ़ने का जो तरीका है उसके अंदर आप क्या फॉलो करते थे, क्या ऐसा तरीका है इफेक्टिव पढ़ने का? हाँ, मतलब ये कुछ लोगों के साथ दिक्कत होती है, और एक्चुअली दिक्कत ये हो जाती है कि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं बट शायद जिस चीज़ में मेहनत करनी है वो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर एग्ज़ाम आपसे कुछ चीज़ डिमांड करता है और आप वो नहीं करते हैं तो आप कहीं भी मेहनत करिए, फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि मान लीजिए जैसे अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखिए तो पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, यहाँ से 60 से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं और आप साइंसेस टेक में कंपाइलेशंस पढ़ रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ पढ़े जा रहे हैं, क्या इस उम्मीद में कि फैक्चुअल सवाल आएंगे यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए, तो आपकी डायरेक्शन ही गलत है एग्ज़ाम में। जैसे वैसे ही मेंस की तैयारी, मेंस में अगर आप देखें तो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, एक पूरा पेपर खाली एथिक्स पे है
अगर आप GS1 देखें तो वहाँ 5 से 6 सब्जेक्ट है 250 नंबर में, और यहाँ खाली एक सब्जेक्ट है 250 नंबर में, जहाँ पे मार्क्स का वेरिएशन भी बहुत है। तो आपको एथिक्स की तैयारी करें, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यहाँ से नंबर आप खींच सकते हैं। और आप पढ़े जा रहे हैं, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या एंशिएंट मिडीवल आप बहुत पढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको पता है ऐसे भी मार्क्स थोड़े कम रहते हैं GS 1 2 3 में। तो आई थिंक अगर आप अपनी मेहनत सही दिशा में करेंगे तब उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप गलत दिशा में मेहनत करते जाएंगे तो फिर तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, वो आई थिंक अगेन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो सही दिशा होना ज़रूरी है। जी दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो सर ने भी अपने रिसोर्सेज बताया, हम ट्राई करेंगे कि सर के रिसोर्सेज पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दें आपको, ताकि आपको एक एक रिसोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सर जाते जाते कुछ ऐसे टिप्स जो आपको लगता है कि न्यू एस्पिरेंट को देनी चाहिए, जो अभी भी इस पड़ाव में आने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद में यूजुअली देखा जाता है कि एक बड़ा सा सैलाब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आता है, उसमें से बहुत से कम लोग इसके अंदर चुन पाते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी? उनको मैं यही बोलूँगा कि शुरू में ये एग्ज़ाम बहुत भारी लगता है, क्योंकि हमें लगता है इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की चीज़ें हमको करने के लिए होती हैं, तो ये एग्ज़ाम बहुत टफ भी लगता है। बट शुरू में आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी की किताब लेके आएँ, मैं 10 दिन में 10 चैप्टर पढ़ूँगा, फिर देखेंगे समझ आ रहा है कि नहीं, क्लास के हिसाब से उसको अलाइन करूँगा। तो बहुत आपको हर चीज़ एक बार में तो पढ़नी नहीं है, जैसे मैंने कहा हर चीज़ का सही समय आता है इस एग्ज़ाम में, आप सही समय के हिसाब से सही चीज़ें करते चले जाइए। और थोड़ा सा एग्ज़ाम में पेशेंस की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, लेकिन 1.5 साल की तैयारी थी इसके पीछे, और फिर 1 साल का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो पेशेंस आपको थोड़ा चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 6 से 8 घंटे शुरू में और फिर धीरे धीरे उसको 8 से 10 घंटे, बस उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। हमें 18 घंटे हम पढ़ेंगे तो शायद इतना प्रेशर हम पे आ जाएगा कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। और आप अपनी जो आपकी रुचियाँ हैं, जिससे आप रिलैक्स होते हैं, दोस्तों से बात करना, फैमिली से बात करना, और जो भी आपकी रुचि, फिल्में देखना, आप देखिए उसको आराम से, आप 8-10 घंटे पढ़िए, फिर आपके पास दिन में 14 घंटे है, आप उसमें 10 घंटे सो जाइए या आप 6 घंटे सोइए, आपको जैसा सही लगे, बट वो 14 घंटे आपके हैं, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई को देने हैं। आप इतना ही करिए, इतना बहुत सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, आपके कुछ सीनियर हैं, या आपके कोचिंग में आपको कोई टीचर ऐसे मिले, या अच्छा दोस्त मिला, एक अच्छा आपका पीयर ग्रुप बन गया, तो आप हमेशा इस एग्ज़ाम में अच्छा करते चले जाएंगे, आप कहीं रुकेंगे नहीं। तो फालतू की चीज़ों के पीछे ना भागें। जो एक अपने बैकग्राउंड के टॉपर्स को देखिए, उन्होंने कैसे किया, कैसे उन्होंने ऑप्शनल मैनेज किया, GS मैनेज किया, उस हिसाब से आप देखिए। और जो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको नॉर्मली ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कुछ इसमें आउट ऑफ द वर्ल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है जैसा लोगों को लगता है। नॉर्मल इंसानों की तरह पढ़ाई करनी है और अपनी ज़िंदगी जीनी है, और जो एग्ज़ाम हमको देगा वो हम उससे लेंगे। होता है, नहीं होता है तो नहीं होगा, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं सोच के आया था कि मैं 2 ही अटैम्प्ट दूंगा, क्योंकि मुझे कोई 5 ईयर प्लान नहीं चाहिए था, मैं ज़िंदगी भर ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहता था। तो अगर मैं इस बार नहीं होता तो ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट होता, अगर मैं आज प्रीलिम्स दे रहा होता। तो मैं इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि एक IIT का ग्रेजुएट, उसको अपने संविधान के बारे में कुछ नहीं पता, उसको अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, आज मुझे इतनी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, वो इस एग्ज़ाम ने मुझे दिया है। तो ये मैं लेके ज़रूर जाता है यहाँ से। एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लगाई है, जब से रिजल्ट आया था नहीं, पेपर मैंने पढ़ना छोड़ दिया है। आज भी पेपर पढ़ता हूँ, आज भी उसमें कुछ अंडरलाइन करता हूँ। तो ये एक एग्ज़ाम आपको बहुत चीज़ें देगा, आपकी व्यक्तित्व बदलेगा। तो आप रिज़ल्ट के ऊपर उतना मत फोकस करिए, प्रोसेस पे फोकस करिए, रिज़ल्ट अपने आप आएंगे। जी सर एक बहुत मजाक की बात बोल सकता है, या फिर ये सवाल मैंने लगभग 3 टॉपर्स के साथ में डिस्कस किया, सर के साथ में मैं करूँगा। अभी मैंने जब रिसेंटली जब कॉपीज़ को दिखाया, टॉपर्स की मार्कशीट को दिखाया, तो उसके नीचे कम से कम मैंने 10 कमेंट एक जैसे पढ़ी कि भगवान इनके पड़ोसियों को और इनके दुश्मनों को ये सब कुछ सहने की क्षमता दे। ये कहने में बहुत बड़ा तंज है, कम शब्दों में कहा जाने वाला सबसे बड़ा तंज कह सकते हैं इसको। सर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की होगी। अक्सर हम देखते हैं कि भाई आप इंजीनियर हो, आप इसके अंदर क्यों कर रहे हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करो, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। सर आपको भी डिमोटिवेशन के लिए काफ़ी फैक्टर मिले होंगे, उनको आपने कैसे हैंडल किया? हाँ देखिए, समाज में कई तत्व के लोग हैं, हर किसी की अपनी सोच, वो ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत बोल रहे हैं या जो भी है, बट जैसे अपनी एक डेडिकेशन होती है, अपना एक रुझान होता है कुछ किसी चीज़ को लेके। और जैसे अब वो जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी है, और वो क्या सोच रहे हैं उनसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं है कि मेरे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। जब तक मुझे पता है कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है, तब तक सामने वाला क्या सोचता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं हर किसी की अपनी सोच होती है, आप हर किसी की सोच बदल नहीं सकते। तो आप अपने चीज़ों पे फोकस रखिए, जो चीज़ें आपको आनंद देती हैं आप उसमें
अपना दिमाग लगाइए। डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ पे, नेगेटिव एनर्जी पे आप जितना दिमाग लगाइएगा उतना आपके लिए भी टफ होता चला जाएगा। और देखिए जो थोड़े नकारात्मक हैं, जो आपको उतना सपोर्ट नहीं भी करते, मैं तो यही चाहूँगा कि उनका भी आशीर्वाद बना रहे। एंड कभी आप सक्सेस हो जाते हैं तो चीज़ें अलग हो जाती है, अगर आप नहीं होते तो भी फिर उनको ऐसा लगता है कि जो वो सोच रहे थे सही थे। लेकिन वही आपको ये देखना होगा कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो इन आपके सक्सेस से ऊपर की चीज़ है। जो अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो ही आपको ये चीज़ें समझ आएगी। इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो मैंने इन चीज़ों पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया। जी सर ने जो हमें टाइम दिया उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश जहाँ तक हमें उम्मीद है सर इस देश के भावी ऑफिसर बनकर सर देश को सर्व करेंगे। सर ने इतनी बेहतरीन अचीवमेंट हासिल की, वो भी सर ने पहले प्रयास में। सर को और सर के पूरे परिवार को सिविल एस्पिरेंट की टीम से हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में आपकी और हमारी किसी और टॉपर के साथ में इसी प्लेटफॉर्म पे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।